नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज फिर 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं और जिसका व्याख्यात्मक उत्तर भी साथ में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न, परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं या मध्य एजेंसियां हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो वास्तव में समाजीकरण है क्या? समाजीकरण सामाजिक विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। समाजीकरण सामाजिक विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। और जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो समाजीकरण की दो एजेंसियां, दो अभिकरण एजेंसियां मीन्स यहां पर हम बात करेंगे समाजीकरण के दो अभिकरण की बात की गई है, जिसमें एक आपका प्राथमिक अभिकरण और दूसरा हमारा द्वितीयक अभिकरण होता है। प्राथमिक में सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार, पहला अभिकरण है, पहले एजेंसी है। फिर परिवार के बाद हम बात करते हैं किसकी? पड़ोस की बात करते हैं। पड़ोस के साथ साथ विद्यालय और क्रीड़ा समूह, ये चार हमारे प्राथमिक अभिकरण या प्राथमिक एजेंसी के क्रम में आती हैं। और इनके अतिरिक्त अन्य जितनी भी एजेंसीज होती हैं वह सब द्वितीयक एजेंसी या सेकेंडरी एजेंसीज की बात करें, द्वितीयक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ परिवार और पड़ोस किसमें है? प्राथमिक। तो यहाँ हमारा पहला विकल्प उत्तर होगा प्राथमिक एजेंसी। दूसरा प्रश्न, मंदबुद्धि बालकों की पहचान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? विकल्प है अध्यापक निर्णय, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ हम लोग चौथे विकल्प की ओर चलेंगे। चौथा विकल्प हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो यहाँ हम लोग ये देख लें कि जो मंदबुद्धि बालक की बात हम कर रहे हैं तो उसमें मुख्यतः दो प्रकार के जितने भी हम उपकरण की बात करते हैं, उपकरण में हम दो प्रकार के उपकरण को लेकर चलते हैं। एक आपका विधिवत अवलोकन की बात करते हैं, एक विधिवत अवलोकन विधि है और दूसरा हमारा प्रमापीकृत परीक्षण की बात हम करते हैं। जो दूसरा है वो क्या है? प्रमापीकृत परीक्षण। तो विधिवत अवलोकन में दो हमारे आते हैं। एक अध्यापक निर्णय की बात करते हैं, जो शिक्षक है उसका निर्णय अवलोकन के आधार पर, और दूसरा सहपाठी निर्णय। और जब हम प्रमापीकृत परीक्षण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आता है बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण में वह आपका सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो सामूहिक और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। उसके बाद संप्राप्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट की बात हम करते हैं। संप्राप्ति परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण के बाद विशिष्ट योग्यता परीक्षण, विशिष्ट योग्यता परीक्षण, और फिर रुचि और व्यक्तित्व परीक्षण। रुचि और व्यक्तित्व परीक्षण, ये भी इनके द्वारा भी हम मंदबुद्धि बालकों की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक निर्णय आपका विधिवत अवलोकन का खंड है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रमापीकृत परीक्षण का खंड है, और संप्राप्ति परीक्षण ये भी प्रमापीकृत का है। अर्थात चौथा विकल्प जैसा उत्तर बताया, इसमें तीनों ऊपर के विकल्प सही हैं। तो चौथा विकल्प क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैक्षिक लब्धि होता है मानसिक आयु और तिथिक आयु का अनुपात, शैक्षिक आयु और तिथिक आयु का अनुपात,
एक या दो, दोनों और दोनों नहीं। तो यहां शैक्षिक लब्धि और इसी से मिलता जुलता एक शब्द हमको मिलता है, मानस जो है वो बुद्धि लब्धि। शैक्षिक लब्धि और एक होता है बुद्धि लब्धि। शैक्षिक लब्धि को हम लोग ईक्यू में डिनोट करते हैं और बुद्धि लब्धि को आईक्यू में डिनोट करते हैं, अर्थात एजुकेशनल क्वोशेंट और इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात हम करते हैं। तो यहाँ जो शैक्षिक लब्धि की बात हम करते हैं, तो पहला जो कहा गया है कि मानसिक आयु और तिथिक आयु का अनुपात, तो यह वास्तव में किसे परिलक्षित करता है? यह बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट का। तो इसमें क्या होता है कि मानसिक आयु MA अपान CA क्रॉनिकल एज अर्थात तिथिक आयु, और दशमलव को हटाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, ये बुद्धि लब्धि का है। और शैक्षिक लब्धि जो होता है, जिसे हम आप EQ कहते हैं, तो शैक्षिक लब्धि ये जो अनुपात है EQ इज इक्वल टू एजुकेशनल एज EA अपान CA मल्टीप्लाई बाई 100, अर्थात शैक्षिक आयु और तिथिक आयु, शैक्षिक आयु और तिथिक आयु का अनुपात जो है वह क्या कहलाएगा? वह शैक्षिक लब्धि, और दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। अब यहाँ एक शब्द आता है कि शैक्षिक आयु को हम कैसे निकालेंगे। खासतौर पे जब हम पिछड़े बालक की बात करते हैं, तो बर्ट महोदय ने यह विचार दिया था कि यदि जिसकी शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक लब्धि EQ की बात हम करते हैं, यह 85 से कम होगा, तो उसे निस्संदेह निश्चिंत होकर हम पिछड़े बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। अब यहाँ एक शब्द जो हमको मिला है कि शैक्षिक आयु किसे कहते हैं, या शैक्षिक आयु को हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो यह हमारा एज नॉर्म टेबल होता है, यानी शैक्षिक निर्धारण की तालिका होती है आयु निर्धारण की। तो इसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं, इसके आधार पर हम शैक्षिक आयु ज्ञात करते हैं। और यह टेबल के क्रम में हम जब किसी विषय में बच्चा कोई भी अंक प्राप्त करता है, किसी विषय में कोई अंक प्राप्त करता है और उसी के आधार पर उसकी आयु निर्धारित होती है, प्राप्त करता है तो उसी आधार पर, यानी टेबल जो उसी आधार की बात कर रहे हैं, वह एज नॉर्म टेबल की बात हम कर रहे हैं, उसके आधार पर उसकी आयु निर्धारित होती है, जिसे हम शैक्षिक आयु के क्रम में आगे बात करते हैं। इसी तरह वह कई विषयों का इसी तरह क्या करते हैं, कई विषयों का हम निकालकर आयु, कई विषयों की आयु निकालकर हम उनका जो औसत निकालेंगे, वही औसत बच्चे की क्या होती है, वही औसत बच्चे की शैक्षिक आयु होती है। अब यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के भूगोल विषय में आयु टेबल के आधार पर, किसके, ये एज नॉर्म टेबल जो है उसी के आधार पर, तो वह एक मानक टेबल है। तो भूगोल में वह आयु 9 वर्ष का निर्धारित किया जाता है। वहीं भूगोल के साथ साथ हम बात करते हैं कि उसका विज्ञान में 10 वर्ष, और उसी तरह गणित में उसकी आयु 11 वर्ष। तो अब इन तीनों का जब हम औसत निकालेंगे, तो शैक्षिक आयु बराबर हम कह सकते हैं बच्चे की जो एजुकेशनल एज है, शैक्षिक आयु, तो वह 9 धन 10 धन 11/3, अर्थात यह क्या हो गया, 19 और 11 30/3, अर्थात यहाँ पर 10 वर्ष बच्चे की शैक्षिक आयु निर्धारित की गई। अब यहीं पर इस फार्मूले के हिसाब से मान लीजिए उसकी तिथि का आयु 9 वर्ष है, तो 10/9 गुणे 100 कर देंगे तो बच्चे की शैक्षिक लब्धि प्राप्त हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, प्रवाह, विविधता, प्राचीनता या विस्तारण। तो यहाँ प्रवाह सृजनात्मकता का तत्व है, विविधता है, विस्तारण है, लेकिन प्राचीनता नहीं है। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम सृजनात्मकता के तत्व की बात करते हैं तो इसमें प्रवाह, पहला तत्व इसमें प्रवाह की बात करता है, फ्लुएंसी की, अर्थात प्रवाह का आशय जो होता है वह अधिकाधिक विचार, प्रवाह का जो है अधिकाधिक विचार या प्रत्युत्तर के आने से भाव रखता है। वहीं जब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा इसमें जो खंड होता है वह है विविधता। दूसरा तत्व सृजनात्मकता का जो है विविधता का आशय यह है कि जो भी विकल्प या प्रत्युत्तर छात्र या व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रत्युत्तर जो भी प्रस्तुत हो उसमें विविधता हो, अर्थात जितने वह विकल्प या प्रत्युत्तर दे या जितने विचार दे वह विविध हो, अलग अलग हो। उसके बाद तीसरा आपका तत्व है मौलिकता, और मौलिकता का आशय यहां पर होता है नवीनता से, और यहां आपका दिया किस क्या है, प्राचीनता, तो इसीलिए यह इसका उत्तर बना, क्योंकि प्रश्न ने पूछा है कि तत्व नहीं है। तो नवीनता, नवीनता से आशय यह है कि यह अन्य से भिन्न, यानी पहले के या पूर्व के जो विचार हैं उनसे क्या हो, अन्य से भिन्न विचार या प्रत्युत्तर हो। और फिर चौथा हमारा आता है विस्तारण। तो विस्तारण का जो आशय होता है वह कि वह विस्तृत व्याख्या या गहन प्रस्तुतिकरण, जो विस्तारण का आशय है। तो यहां पर सृजनात्मकता के चारों तत्व हैं, और यहां प्रश्न है नहीं, तो वो प्राचीनता हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियों की कहानियां किस प्रकार की कल्पना है, विचारात्मक, कलात्मक, तरंगात्मक या प्रयोगात्मक। तो यहां जब हम कल्पना की बात करते हैं तो कल्पना में मैकडूगल महोदय का जो वर्गीकरण है, मैकडूगल महोदय का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में उन्होंने सबसे पहले जो कल्पना का किया, पहले को कहा आदानात्मक, आदानात्मक कल्पना की बात की थी उन्होंने, फिर दूसरे को कहा सृजनात्मक। फिर सृजनात्मक की बात हम करते हैं तो सृजनात्मक में आपके दो खंड उन्होंने बताया, एक कार्य साधक की कहा और एक रसात्मक की कहा। सृजनात्मक में एक कार्य साधक कल्पना, इसके वर्गीकरण पुनः किया, और दूसरे को कहा रसात्मक। तो कार्य साधक जो होता है वह बाह्य परिस्थिति से नियंत्रित होता है। कार्य साधक किससे होता है, यह बाह्य परिस्थिति से नियंत्रित होता है, और रसात्मक जो है यह स्वतंत्र होता है। और फिर कार्य साधक को भी उन्होंने दो खंडों में विभाजित किया और रसात्मक को भी दो खंडों में विभाजित किया। तो कार्य साधक के उन्होंने जो दो खंड बताए उसमें विचारात्मक और प्रयोगात्मक की बात की, विचारात्मक और प्रयोगात्मक कल्पना की बात की, और रसात्मक में उन्होंने कहा कलात्मक और तरंगात्मक। तो अब विचारात्मक की जब हम बात करते हैं तो विचारात्मक में देखा जाए तो विचार, सिद्धांत, आदर्श ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। प्रयोगात्मक के अंतर्गत सिद्धांत का व्यवहारिक रूप, या यूं कह दें कि जो भावी जीवन का कार्यक्रम बनाते हैं वह प्रयोगात्मक में आएगा। किसी भवन का निर्माण, पुल का निर्माण, यान का निर्माण, बस मोटर का निर्माण, ये सब प्रयोगात्मक में जाएंगे। और जब हम कलात्मक की बात करेंगे तो कला संबंधी कार्य का सृजन, जैसे नाटक है, कहानी है, चित्र है, यह कलात्मक में जाएगा। और तरंगात्मक की जब हम बात करते हैं तो तरंगात्मक कल्पना
को एक तरह से कहते हैं कि यहाँ पर जो हवाई किलों का निर्माण करते हैं, यानी कहा जाए कि हवाई किले बनाना या ख्याली पुलाव जो हम निर्मित करते हैं, उसी ख्याली पुलाव को हम क्या कहते हैं, तरंगात्मक के अंतर्गत रखते हैं। और परियों की कहानियां, दिवा स्वप्न, ये सब तरंगात्मक के अंतर्गत आएगा। तो परियों की कहानियां किसमें जाएगा, ये तरंगात्मक कल्पना, और ये तीसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन की विशेषता नहीं है। जटिल मानसिक प्रक्रिया है, प्रारंभ किसी समस्या, बाधा या असंतोष से होता है, सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। तो चिंतन की जब हम बात करते हैं तो चिंतन की प्रक्रिया में उसकी विशेषता को देखें तो जटिल मानसिक प्रक्रिया है, यह सही है। प्रारंभ किसी समस्या, बाधा या असंतोष से होता है, ये भी सही है, उसकी विशेषता है। और चिंतन सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है, यानी सोद्देश्य प्रक्रिया है, तो तीसरा विकल्प भी सही है। और प्रश्न पूछ रहा है कि विशेषता नहीं, इसका मतलब चौथा विकल्प हमारा सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और जब हम चिंतन की बात करते हैं तो यहां यह भी जान लें कि जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, तो वास्तव में चिंतन की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि इसमें विभिन्न मानसिक हमारी जो संक्रियाएं हैं, जैसे संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यय निर्माण है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, प्रत्यय निर्माण है, और पूर्व अधिगम तथा स्मृति, इन सभी का समावेश रहता है। आदि का क्या होता है, आदि का समावेश होता है किसमें, चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना के पक्षों में सर्वोच्च पक्ष है, पहचान, तादात्मीकरण, विभेदीकरण और जानना। तो जैसा हम जानते हैं कि संवेदना के पक्षों में ये चारों उसके पक्ष हैं, और जब हम संवेदना के पक्षों का क्रमिक रूप देखते हैं तो इसका पहला, यानी सबसे जो निम्न स्तर या निम्न पक्ष है, वो पहला होगा, जिसे हम आप कहते हैं जानना। वहीं उसके बाद फिर दूसरा उससे उच्च का क्रम आता है, जिसे कहेंगे हम विभेदीकरण, और उससे उच्च तीसरे क्रम पर आता है जिसे कहते हैं तादात्मीकरण, और सबसे उच्च यानी चौथे रूप में आता है, यह क्या है, यह सबसे उच्च पक्ष है या स्तर है, जिसे हम कहते हैं पहचान। तो यहां प्रश्न पूछता है सर्वोच्च पक्ष, तो सर्वोच्च पक्ष क्या है, पहचान, और पहला विकल्प हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यहां इन चारों पक्षों के बारे में एक एक वाक्य में हम समझ लें। जैसे जानना की बात हम करते हैं तो परिस्थिति में उपस्थित जो परिस्थिति है, वातावरण है, उस वातावरण की जब हम बात करते हैं तो वातावरण की जब हम बात करते हैं तो वातावरण में जानना जो है कि जब किस उद्दीपक, यानी बहुत सारी उद्दीपक हैं, तो किस उद्दीपक से वह संवेदना उत्पन्न हुई, यह जानने का आशय होता है। विभेदीकरण की बात जब करते हैं तो यहां एक साथ होने वाली दो संवेदनाओं में अंतर करना या विभेद करना विभेदीकरण है। और तादात्मीकरण का आशय है कि संवेदना की प्रकृति और मात्रा को भली भांति जानना, और पहचान कि वह ठीक ढंग से पहचान कर उसे स्वीकार कर लेना, वह पहचान में जाता है। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। कथन है गुड, मैकडोनाल्ड, एटकिंसन या ट्रेवर। तो ये परिभाषा मैकडोनाल्ड महोदय की है। उन्होंने ये परिभाषा दिया
कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन और भावात्मक जागृत और पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है, उसी को प्रेरणा कहते हैं। अब यहाँ पर गुड महोदय की जब हम बात करते हैं, उन्होंने भी अभिप्रेरणा की परिभाषा दिया और उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। वहीं एटकिंसन महोदय की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो एटकिंसन महोदय ने कहा था कि अभिप्रेरणा का संबंध किसी एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए, किसी एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करना क्या है, अभिप्रेरणा है। और ड्रेवर महोदय ने भी परिभाषा दिया किसकी, अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है। ड्रेवर महोदय ने जो कहा, उन्होंने कि एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है, इसके रूप में उन्होंने व्यक्त किया जो ऐसा कारक जो चेतन अथवा अचेतन ढंग से निर्धारित परिणाम या लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार को, यानी जो व्यक्ति है उसके व्यवहार को चेतन या अचेतन रूप से निर्धारित कर व्यवहार की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्रियाशील होता है। ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो उसे कहते हैं क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या नकारात्मक अंतरण। तो यहां हम बात करते हैं, जैसे क्षैतिज अंतरण है तो क्षैतिज अंतरण का आशय है कि पूर्व में अर्जित जो भी ज्ञान है या अधिगम है उसको समान परिस्थिति में, यानी लगभग समान परिस्थिति में जब वह उपयोग करता है तो वह क्षैतिज अंतरण है। ऊर्ध्व अंतरण का आशय है कि पूर्व अर्जित ज्ञान का किसी भिन्न या उच्च परिस्थिति में उपयोग करना, वह ऊर्ध्व अंतरण है। और द्विपार्श्विक अंतरण का आशय है कि मानव को दो भागों में बांटा गया, बायां और दायां, तो एक भाग का दूसरे भाग में जब हम अंतरण करते हैं, एक भाग का दूसरे भाग में, तो वह द्विपार्श्विक अंतरण में जाता है। और नकारात्मक अंतरण यह है कि जब वह दूसरी परिस्थिति में पूर्व द्वारा अर्जित ज्ञान अवरोध उत्पन्न करता है तो वहां पर क्या होता है, नकारात्मक अंतरण की हम बात करते हैं। तो यहाँ दाएं हाथ से लिखने का लाभ जो पहले उसने सीखा है वह बाएं हाथ से लिखने में करता है, इसका मतलब है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जा रहा है। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, द्विपार्श्विक अंतरण, और यही हमारा क्या होगा, यही उत्तर होगा। अधिगम की सोपानकी दिया है थॉर्नडाइक, पावलोव, गैने या लेविन। तो सोपानकी की बात जैसे ही आती है हम जानते हैं तीसरा विकल्प गैने, और यही हमारा उत्तर होगा। गैने ने अपनी सोपानकी में सीखना या अधिगम के 8 प्रकार का उल्लेख किया है और ये बताया कि ये 8 यानी इन प्रकारों की एक प्रमुख विशेषता होती है। वह विशेषता क्या है कि वह श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं, यानी जो भी प्रकार हैं वो कैसे होते हैं, वो श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। और इसमें उन्होंने 8 प्रकार में यह बताया कि सांकेतिक सीखना, उन्होंने 8 प्रकार में सांकेतिक सीखना से प्रारंभ कर और समस्या समाधान सीखना तक वर्णन या वर्गीकरण, समस्या समाधान सीखना तक उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। और सांकेतिक सीखना जो है वह सबसे निम्न स्तर है और समस्या समाधान यह सबसे उच्च स्तर है। वहीं थॉर्नडाइक की बात हम करें तो थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, ट्रायल एरर का दिया, या एसआर बॉन्ड की बात की, एसआर थियरी की बात की, पावलोव का क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन की बात की, और
लेविन ने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत को दिया। तो ये आपके अधिगम के सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं। परिणाम प्रायः अचानक उत्पन्न किसी विचार या समाधान के रूप में होता है, संबंधित है थॉर्नडाइक, कोहलर, कोहलवर्ग या पॉलोव। तो यहां अचानक उत्पन्न किसी विचार या समाधान के रूप में होता है क्या परिणाम, तो यह किससे संबंधित है, यह कोहलर से संबंधित है, जिनका संज्ञानात्मक इनके सिद्धांत को हम आप किसमें जानते हैं, संज्ञानात्मक के क्रम में हम जानते हैं, और इनका सिद्धांत सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी के ऊपर किया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम सुल्तान था। और जो अचानक की बात करते हैं, उसी अचानक को क्या कहा है कोहल वर्ग ने, उसी को उन्होंने आहा कहा है। थॉर्नडाइक की बात हमने किया कि ये एसआर बॉन्ड थियरी इन्होंने दिया, या इनका स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा गया और ट्रायल एरर थ्योरी कहा गया। इन्होंने किस पर किया था प्रयोग, इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था। कोहल वर्ग को हम जानते हैं, कोहल वर्ग नैतिक सिद्धांत दिया, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। पॉलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को दिया, और इनका प्रयोग किस पर था, इनका प्रयोग कुत्ते पर था। तो यहां आंसर हम लोगों का कौन सा है, दूसरा विकल्प हमारा आंसर है कोहलर। उद्दीपन अनुक्रिया समीपता सिद्धांत प्रतिपादित किया, थॉर्नडाइक, पॉलोव, लेविन या गुथरी। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत सामान्यतः लोग थॉर्नडाइक पर, लेकिन यहां आपका एक शब्द जुड़ा है समीपता। तो यह सिद्धांत किसने दिया, गुथरी महोदय ने, और यही हमारा क्या है आंसर है। इनके इस सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुथरी महोदय जो थे, प्रारंभ में ये थॉर्नडाइक और पॉलोव के, थॉर्नडाइक और पॉलोव के विचारों से काफी प्रभावित थे। लेकिन गुथरी महोदय का जो मानना था कि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच का अनुबंधन, इनका जो नया विचार था कि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच का अनुबंधन क्या होता है, वह समीपता के आधार पर होता है। इन्होंने यही अंतर किया, समीपता के आधार पर होता है। और थॉर्नडाइक या पॉलोव के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने पुनर्बलन या सबलीकरण की बात की थी, लेकिन यहां पर गुथरी महोदय ने अपने सिद्धांत में जो विशेष जोर दिया वह क्या था उनका, वह समीपता को उन्होंने विशेष, इसीलिए इनके सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया समीपता सिद्धांत या समीपता के सिद्धांत से हम जानते हैं। रोर्सा मत्स्य से संबंधित सही जोड़ा है। अब यहां रोर्सा मत्स्य से संबंधित कार्ड दिए गए हैं और उनकी संख्याएं दी गई हैं। कुल कार्ड 12, सफेद काला 5, काला सफेद लाल 3, कई रंग के 2। तो रोर्सा मत्स्य जो है, इसका सिद्धांत को दिया किसने था, इसे दिया था हरमन रोर्सा ने। इस सिद्धांत को या इस परीक्षण को किसने विकसित किया था, हरमन रोर्सा ने। और इनके प्रयोग में कुल कार्ड की संख्या जो थी, कुल कार्ड इन्होंने 10 प्रयुक्त किया था। उन 10 कार्डों में काला सफेद में 5 कार्ड का प्रयोग किया,
और काला सफेद लाल, काला सफेद और लाल रंग के जो कार्ड थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 2 थी। और कई रंग के कार्ड जो थे वह कई रंग के कार्ड की संख्या 3 थी। इस प्रकार 5, 2, 7, 3, 10। अब यहां आपका जो विकल्प दिया गया है, आपके विकल्प में देखिए तो यह दूसरा विकल्प सही जोड़ा है और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। यहां ये भी हम जान लें कि जो काला सफेद यानी जो 10 नंबर हैं, उन 10 नंबर में कौन से कार्ड 5 नंबर वाले 5 कार्ड हैं जो काला सफेद हैं। तो पहला, चौथा, पांचवा, पहला कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड, छठा और सातवां कार्ड, ये क्या है? ये कार्ड काले सफेद रंग के होते हैं। वहीं दूसरा और तीसरा कार्ड, दूसरा और तीसरा कार्ड ये क्या है? ये काला सफेद और लाल रंग के होते हैं। और कई रंग 8वां, 9वां और 10वां कार्ड जो है वह कई रंग के होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से संबंधित नहीं है। प्रशासन में निपुण व प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता। प्रायः समय सीमा निर्धारित होती है। एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रशासित, कम उम्र बालकों हेतु उपयुक्त। तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए उसको प्रशासित करने वाला जो व्यक्ति होता है वो निपुण और प्रशिक्षित होना चाहिए। इसका मतलब पहला विकल्प सही है। प्रायः समय सीमा निर्धारित होती है, यह विकल्प गलत है क्योंकि यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता के अंतर्गत जाता है। और एक समय में एक ही व्यक्ति पर सही है, व्यक्तिगत है। और कम उम्र बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है, ये भी सही। तो यहाँ प्रश्न पूछा है संबंधित नहीं, तो दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा? दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। फिलिप वर्नन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या स्पीयरमैन। तो यहां पदानुक्रमिक हायरार्किकल थ्योरी जो है वो किसने दिया? फिलिप वर्नन ने दिया। वर्नन ने अपने इस पदानुक्रमिक सिद्धांत में जो क्रम दिया है, सामान्य कारक की बात की। फिर सामान्य कारक दो मुख्य समूह कारक में बढ़ता है, जिसे हम VED और KM कहते हैं। VED का मतलब शाब्दिक शैक्षिक है और ये आपका गतिक यांत्रिक है। फिर ये किसमें बटा? ये मुख्य समूह कारक में। फिर मुख्य समूह कारक ये आपके किसमें बढ़ते हैं? ये हमारे लघु समूह कारक में बढ़ते हैं। और फिर यह लघु समूह कारक जो हैं वह विशिष्ट कारकों में बढ़ते हैं। लघु समूह कारक इसमें विशिष्ट कारक में बढ़ते हैं और यह हमारे विशिष्ट कारक होते हैं जो इन्होंने पदानुक्रम दिया। अब बाकी जो थिंकर्स हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, थर्स्टन ने किसको दिया है? इन्होंने समूह कारक सिद्धांत की बात की। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया, जेपी गिलफोर्ड ने। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की। तो दोस्तों, आज की सीरीज के क्रम में ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्यात्मक उत्तर आपके सामने। फिर नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं और फिर नए प्रश्नों के साथ हम नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।